जब बीजापुर के सल्तनत को यह बात पता चली कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी एक सेना बना रहे हैं, तो उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोसले को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में हाजिर होने के बाद शाहजी राजे भोसले ने बीजापुर सुल्तान से शिवाजी महाराज की बगावत के लिए माफी मांगी और इसी वजह से उन्हें आगे के लिए सावधान करके जाने दिया गया। लेकिन जब शाहजी राजे बीजापुर के सुल्तान के दरबार से जा रहे थे, तब बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी राजे से कहा था, तुम लोग गजनी को भूले तो नहीं हो? आपको बता दें कि गजनी अफगानिस्तान के एक इलाके का नाम है। महमूद गजनवी भी अपने नाम के साथ गजनी जोड़ता था, जिसे कई लोग मोहम्मद गजनी के नाम से भी जानते हैं। साल 1001 में मोहम्मद गजनी ने भारत के ऊपर हमला किया था। पहले ही हमले में उसे यहां से इतनी दौलत मिली थी कि उसने लालच में आकर यहां बार बार हमला किया। उसके हमलों को लेकर अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ लिखते हैं कि उसने न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा था। सोमनाथ का मंदिर बार बार लूटते समय उसने 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध किताब भारत की खोज में लिखा है, महमूद एक लुटेरा था। धर्म को उसने लूटमार में एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया था। आखिरी बार वो हिंदुस्तानियों के हाथों ऐसा हारा कि उसे अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। उस दौर में मराठा मानसिक गुलामी के शिकार थे। उस दौर के मराठों की सोच खंडागले हाथी वाली घटना से समझ में आती है कि कैसे तब के मराठा सरदार छोटी छोटी बातों पर ही एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। छत्रपति शिवाजी के सामने भी सबसे बड़ी यही चुनौती थी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के बाद 12 माहवल के अपने साथियों से कहा भी था, हम दुश्मनों का सामना कर सकते हैं, हम किलों को जीत भी सकते हैं, लेकिन अभी हमारी शक्ति एक नहीं हुई है। लोग आपस में ही छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं। मराठा सरदार अपनी दुश्मनी को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने में खुद को धन्य समझ रहे हैं। इसलिए मराठों को एक होना ही होगा। स्वराज की मुहिम का पहला सम्मान रोहिडेश्वर के किले को देना ही होगा। इसी बात के बाद साल आया 1646। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साथ 200 मावलों की फौज को लिया और रोहिडेश्वर किले पर पहुंचे। आपको बता दें कि रोहिडेश्वर किले को ही आज के समय में रोहिड़ा किला या फिर विचित्रगढ़ किला भी कहा जाता है। यह किला महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। देखते ही देखते छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज ने किलेदारों के ऊपर हमला किया और रोहिडेश्वर के किले पर स्वराज्य का भगवा लहरा दिया। किताब छत्रपति शिवाजी के लेखक श्रीनिवास उटम्बले कहते हैं कि रोहिडेश्वर किले को जीतने के बाद नंबर आया तोरणा के किले का। 4603 फीट की ऊंचाई पर मौजूद तोरणा किला पुणे जिले का सबसे ऊंचा किला माना जाता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार तोरणा किले को 13वीं शताब्दी में भगवान शिव के भक्त ने बनवाया था, पर 17वीं शताब्दी के दौरान मराठा शासक शिवाजी ने इसे जीत लिया तो ये मराठा साम्राज्य का केंद्र बन गया। वहां का किलेदार गाफिल था, जिसके ऊपर छत्रपति शिवाजी की सेना ने हमला किया और तोरणा के किले को भी अपने कब्जे में कर लिया। तोरणा पर हिंदवी स्वराज्य का भगवा लहराने के बाद मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए धन की जरूरत थी। उस दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर सैनिकों के पास युद्ध कौशल तो था, लेकिन धन की कमी थी। तब छत्रपति शिवाजी की माता श्री जीजाबाई ने स्वराज्य की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने गहने देते हुए कहा था, मेरे आभूषण रहे या ना रहे, लेकिन स्वराज्य की मुहिम नहीं रुकनी चाहिए। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। दादाजी कोंडदेव की चिंता का हल बनकर आया साल 1647। भोलेनाथ की कृपा से स्वराज्य की मुहिम के दौरान सोने की मोहरें मिली, धन की चिंता खत्म हुई और स्वराज्य की मुहिम भी तेज हुई। अब बारी थी कोंडाना की। तब कोंडाना का किलेदार सिद्धि अंबर हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ स्वराज के मतवालों ने सिद्धि अंबर को परास्त किया और कोंडाना भी स्वराज में शामिल हो गया। कोंडाना के बाद बारी पुरंदर की थी। स्वराज की नजरों में पुरंदर का किला बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण था। यहाँ के पूर्व किलेदार नीलकंठ राव के शाहजी राजे के साथ अच्छे संबंध थे। नीलकंठ राव की मृत्यु के बाद उनके 3 पुत्र किले को मुगलों के हवाले करने वाले थे।
जब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने पुरंदर पर भी भगवा लहरा दिया। मई का दौर आगे बढ़ा। जिस बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोंसले को समझाइश देकर छोड़ दिया था, उसी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शाहजी राजे भोंसले को बीजापुर में कैद कर लिया। जिस दौर में आदिल शाह ने शाहजी राजे भोंसले को बीजापुर में कैद किया था, ये वही दौर था जब दिल्ली का बादशाह शाहजहां हुआ करता था और वो किसी भी तरह दक्कन में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बात पता थी, तब उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी की मदद से अपने पिता को आदिल शाह की कैद से छुड़वाने का फैसला किया। इस बारे में इतिहासकार कहते हैं कि तब शाहजहां किसी भी तरह आदिल शाह के प्रभाव को कम करना चाहता था, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे चिट्ठी लिखकर दक्कन में एक साथ काम करने का हवाला दिया था। ये शिवाजी महाराज की एक युद्ध नीति थी। उस युद्ध नीति में शाहजहां फंस गया और उसने दिल्ली से बीजापुर सल्तनत के ऊपर छत्रपति शिवाजी के पिता को कैद से छुड़ाने का दबाव बनाया। तारीख आई 16 मई 1649। बीजापुर की कैद से छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोंसले आजाद हुए, लेकिन उनकी आजादी की कीमत सिंहगढ़ किला था। अपने पिता की आजादी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को सिंहगढ़ किला बीजापुर सल्तनत को वापस सौंपना पड़ा था। यह फैसला छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहिम के लिए एक किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इसलिए आने वाले 7 साल छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ने पर रोक लगा दी थी। 7 साल बाद साल 1556 आया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की मुहिम को फिर से पंख दिए और एक एक करके दुर्गों को जीतना शुरू किया। अब उनका अगला लक्ष्य सतारा जिले में पड़ने वाला वाई और जावली दुर्ग था। इस दुर्ग के ऊपर चंद्रराव मोरे, जो कि आदिल शाह का दरबारी था, उसका राज था। बीजापुर सल्तनत को जो रकम देते हो वो स्वराज्य को दिया करो, युद्ध में स्वराज्य के भगवे को सीने से लगाया करो। इसी बात को छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक लेटर में लिखकर वाई और जावली दुर्ग के स्वामी आदिल शाह के दरबारी चंद्रराव मोरे के पास भेजा था। तब चंद्रराव मोरे के पास भरपूर धन और 12,000 की सेना थी। साथ ही साथ पुणे से कोंकण जाने के बीच में एक महत्वपूर्ण स्थान था। छत्रपति शिवाजी महाराज के भेजे हुए खत को पढ़कर चंद्रराव मोरे ने साफ कह दिया था कि मैं चंद्रराव यशवंत मोरे उस बेटे को मसल के रख दूंगा। ये कहते हुए जावली के चंद्रराव यशवंत मोरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध के लिए ललकारा था। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज जावली पर हिंदवी स्वराज का ध्वज लहराना तो चाहते थे, लेकिन इस दौर में वो ज्यादा खून खराबा नहीं चाहते थे। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने एक योद्धा को दूत के रूप में जावली के चंद्रराव यशवंत मोरे से बातचीत करने के लिए भेजा। बातचीत में कुछ ऐसा हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के योद्धा ने चंद्रराव यशवंत मोरे की हत्या कर दी। इसके बाद हिंदवी स्वराज्य का ध्वज जावली दुर्ग के ऊपर भी लहराने लगा। ये पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए यहीं पर पारघाट की पहाड़ी पर प्रतापगढ़ का निर्माण शुरू करवाया। जब इस घटना के बारे में बीजापुर के आदिल शाह को पता चला तो उसने फतेह खान को एक विशाल फौज देकर कहा, जाओ और शिवाजी का बंदोबस्त कर दो। फतेह खान अपनी आदिल शाही सेना के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के 1500 वीर मराठों के सामने आया। एक भीषण युद्ध हुआ। फतेह खान की विशाल सेना भी मराठों के सामने टिक नहीं पाई और फतेह खान अपनी जान बचाकर भाग गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना को उस युद्ध के बाद अथाह धन, शस्त्र और हाथी घोड़े मिले। इसी दौर में आदिल शाह की मृत्यु हो गई और उसका अधेड़ उम्र का बेटा सुल्तान बना। लेकिन राजकाज आदिल शाह की बेगम उलिया जनाबा के पास गया, जिसे बड़ी बेगम भी कहा जाता था। फतेह खान से युद्ध जीतने के बाद हिंदवी स्वराज्य के मराठों के अंदर युद्ध की इच्छा बढ़ चुकी थी। ये 1656 का दौर था, जब दिल्ली के मुगल की सेना भी बीजापुर के खिलाफ रणनीति बनाने में व्यस्त थी। जब हिंदवी स्वराज्य के मराठों ने ये देखा तो उन्होंने दक्कन के मुगलिया क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की लीडरशिप में हमला करना शुरू कर दिया। इन आक्रमण के दौरान दक्कन का मुगलिया गवर्नर कोई और नहीं, औरंगजेब था।
मराठों ने दक्कन के मुगलिया क्षेत्र में जो हमला किया था, उसके बाद औरंगजेब की खतरनाक नजर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर पड़ी। जो परिवार उसे शरण दे, उसके पूरे गांव को खत्म कर दो। ऐसा ही कुछ औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने का आदेश देते हुए कहा था। औरंगजेब के इस आदेश के बाद मुगलिया फौज छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे लग गई। वो अभियान इतने खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा था कि मुगल गांव के गांव तबाह कर रहे थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उनके हाथों में नहीं आए। लेकिन मानसून ने दस्तक जरूर दे दी। मानसून शुरू होते ही मुगलिया सैनिकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तलाश बंद कर दी और दूसरी तरफ बीजापुर की बड़ी बेगम उलाया जनाबा ने औरंगजेब से समझौता कर लिया। इसी बीच औरंगजेब दिल्ली की सत्ता के लिए अपने भाइयों से लड़ने दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। वो इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ाई नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अभी वो दक्कन में नहीं है और उसकी गैर मौजूदगी में छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा सैनिक दक्कन में बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। इसलिए उस दौर में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ाई करने का इरादा टाल दिया। भले ही औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज से युद्ध का इरादा टाल दिया था, लेकिन कई हिस्टोरियंस का मानना है कि औरंगजेब के दिल में हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज का डर बना रहता था। इसीलिए दिल्ली की तरफ जाने से पहले दक्कन में मौजूद अपने लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज से बचकर रहने की चेतावनी औरंगजेब ने दी थी। साथ ही उन्हें पहाड़ी चूहा भी कहा था। एक तरफ औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कह रहा था, तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के स्थापना के लिए और मुगलिया सल्तनत के साथ बीजापुर की सल्तनत से लड़ने के लिए अपनी सेना का विस्तार और नौसेना का विकास करने में लग गए। नौसेना नेवी के विस्तार के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की नजर कोंकण इलाके पर पड़ चुकी थी। देखते ही देखते भिवंडी से लेकर महाड़ तक का इलाका हिंदवी स्वराज्य का हो चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की बढ़ती हुई ताकत सीधे तौर पर बीजापुर की आदिल शाही को चुनौती दे रही थी। अब आदिल शाही हुकूमत की तरफ से एक ऐसा खूंखार राक्षस आने वाला था जिसके सर पर हर रोज 100 सर कुचलने का अभिशाप प्राप्त था। वो लंबी कदकाठी का था, जिसे कई बड़ी लड़ाइयां लड़ने का अनुभव था। आखिर कौन आने वाला था अब हिंदवी स्वराज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने? आखिर वो कौन था जिसका जिक्र मोहम्मद आदिल शाह के शासन पर लिखी किताब मोहम्मद नामा में भी है? अब बहुत तेजी से बढ़ने वाली है हिंदवी स्वराज्य की ये शौर्य गाथा। तब तक के लिए जय मराठा, जय भारत।